नमस्ते साथियों, बूस्टर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आज अध्याय 14 जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स का ऑनलाइन टेस्ट है। क्वेश्चन आपके सामने है। जो स्टूडेंट फर्स्ट बार चैनल पर आए वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने, ग्लूकोज ब्रोमीन अर्थात Br2 जल से क्रिया करके क्या बनाता है। तो यहाँ से आपको ये रिएक्शन बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो इसमें होता क्या कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, CHOCH4 CH2OH। और जब इस ग्लूकोज की क्रिया किससे करवाते हैं हम, Br2 ब्रोमीन जल से, तो इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है और ये जो CHO समूह है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और यहाँ पे COOH CHOH4 CH2OH स्ट्रक्चर बनती है। ये तो ग्लूकोज हो गया और इस रचना को हम बोलते हैं ग्लूकोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक अम्ल। तो ग्लूकोज ब्रोमीन जल से क्रिया करके क्या बनाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्लूकोनिक अम्ल। एक चीज़ और, इस अभिक्रिया से हमें ये पता चलता है कि ग्लूकोज में कौन सा क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइड समूह। ग्लूकोज में कौन सा क्रियात्मक समूह बात करें तो एल्डिहाइड समूह। तो बिल्कुल याद होना चाहिए, ग्लूकोज की क्रिया Br2 जल से करवाते हैं तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, जिससे ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति सिद्ध होती है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने कि कीटोहेक्सोज का उदाहरण है। इसका मतलब कीटो का मतलब जिसमें क्रियात्मक समूह क्या हो, कीटोन हो। कीटो का मतलब कीटोन क्रियात्मक समूह क्या हो, कीटोन हो। और हेक्सोज का मतलब जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो, 6 हो। तो अब यहाँ से आप समझना कि जो ग्लूकोज होता है उसमें कार्बन 6 होता है, लेकिन क्रियात्मक समूह है वो एल्डिहाइड होता है। इस कारण से ग्लूकोज को हम एल्डो हेक्सोज कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में एल्डो हेक्सोज पूछता तो आंसर क्या होता है, ग्लूकोज। लेकिन कीटो हेक्सोज पूछता तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि फ्रक्टोज में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, कीटोन होता है। और इसके स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाते हैं हम CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH होल ट्राइस CH2OH। तो देखो कार्बन गिनो 1 2 3 ये 5 और 6, तो 6 कार्बन हो गए। और यहाँ एक क्रियात्मक समूह क्या हो गया, कीटोन। इस कारण से फ्रक्टोज किस प्रकार की शर्करा है, कीटो हेक्सोज। अगर एल्डो हेक्सोज पूछे तो आंसर क्या होगा, ग्लूकोज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, रासायनिक दूत कहलाते हैं हार्मोन, एंजाइम, विटामिन या न्यूक्लिक अम्ल। जो हार्मोन्स क्या करते हैं कि संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। इस कारण से हार्मोन्स को ही हम क्या बोलते हैं, रासायनिक दूत। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए, रासायनिक दूत कहलाते हैं हार्मोन्स। इसके अलावा देखना जो एंजाइम होते हैं, जितने भी एंजाइम होते हैं वो सब किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं अगर इनकी कमी हो जाए तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल से आप जानते हो कि न्यूक्लिक अम्ल से आपके DNA और RNA का निर्माण होता है। तो केवल हमें इन क्वेश्चनों के आंसर के साथ इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है उन सब के बारे में हमें इनका अध्ययन करना है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के स्थायी होने का कारण है। जो आप सभी ने सुना कि प्रोटीन में कौन सा बंध पाया जाता है, पेप्टाइड बंध। प्रोटीन की जो श्रृंखलाएं होती है उनमें कौन सा बंध बनता है, पेप्टाइड बंध बनता है। लेकिन आपको यहाँ से प्रश्न को पढ़ना है कि प्रोटीन की कौन सी संरचना, द्वितीयक संरचना। तो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के लिए जो जिम्मेदार होता है, स्थायी होने का कारण होता है, वो होता है हाइड्रोजन बंध। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के स्थायी होने का कारण क्या है, हाइड्रोजन बंध। ध्यान रखना इस ऑनलाइन टेस्ट में इस चैप्टर को इसी अकॉर्डिंग लिया गया, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अपने जो क्लास 12 के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इसमें इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पर्सन को बिल्कुल ऐसा ही कोशिश किया कि इसी के अकॉर्डिंग आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 5, लैक्टोज शर्करा में अपचायक भाग होता है। तो पहली बात तो अपने माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि लैक्टोज किस प्रकार की शर्करा है, डाइसैकेराइड, जिसका निर्माण बीटा डी गलैक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज एकलक इकाइयों से बनता है। ग्लूकोज एकलक इकाइयों से
बनता तो होता क्या है कि ग्लैक्टोज का C1 कार्बन बीटा डी ग्लूकोज के C4 कार्बन से जुड़ा होता है, तो इसका जो क्रियात्मक समूह होता है वो 1 नंबर पर होता है, तो वो तो इस ग्लाइकोसाइड बंध में काम आ जाता है। और ग्लूकोज में जो क्रियात्मक समूह होता है वो कितने नंबर पर रहता है? 1 नंबर पर। तो बंध बना C1 और C4 के मध्य। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि लैक्टोज संरचना में जो अपचायक भाग होता है वो किस में होता है? बीटा डी ग्लूकोज में उपस्थित होता है। तो यहाँ से याद कर लेना बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। लैक्टोज संरचना में जो अपचायक भाग होता है वो किस में होता है? बीटा डी ग्लूकोज में उपस्थित होता है। इसके बाद हम बात करते हैं आणविक संरचना के आधार पर क्रिएटिन रेगिस्तान प्रोटीन है जबकि इंसुलिन प्रोटीन है। तो इसका राइट देखो, क्रिएटिन होता है वो आपका रेशेदार प्रोटीन होता है, तो यहाँ जाएगा कि आणविक संरचना के आधार पर क्रिएटिन रेशेदार प्रोटीन है जबकि इंसुलिन होता है वो गोलिकाकार प्रोटीन होता है। इंसुलिन कैसा प्रोटीन है? गोलिकाकार। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में इस बार क्वेश्चन पूछ लिया थे कि आणविक संरचना के आधार पर क्रिएटिन रेशेदार प्रोटीन है जबकि इंसुलिन गोलिकाकार प्रोटीन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे इस चैप्टर से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने भी इस प्रकार के क्वेश्चन बना लिए छोटे छोटे क्वेश्चन जिससे अपनी थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए। डीएनए अंगुली छाप किसे कहते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंट का नाम सुना होगा, उसी को हिंदी में नाम दिया डीएनए अंगुली छाप, या इंग्लिश में बोले तो डीएनए फिंगरप्रिंट है, वो किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे कि किसी व्यक्ति में डीएनए के क्षारकों का क्रम, किसी व्यक्ति में डीएनए के क्षारकों का क्रम अद्वितीय होता है। इसका मतलब और किसी व्यक्ति में ऐसा नहीं होता। तो किसी व्यक्ति में डीएनए के क्षारकों का क्रम अद्वितीय होता है तथा इसको ज्ञात करना डीएनए अंगुली छाप कहलाता है। अगला, तो अगर पूछ लिया जाए डीएनए फिंगरप्रिंट किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति में डीएनए के क्षारकों का क्रम अद्वितीय मतलब बिल्कुल फिक्स निश्चित होता है तथा इसको ज्ञात करना डीएनए का फिंगरप्रिंट या डीएनए अंगुली छाप कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कौन सी संरचना में विकृतीकरण नहीं होता है? जो सीधी बात है कि जब प्रोटीन का विकृतीकरण होता है तो प्रोटीन की द्वितीयक एवं तृतीयक संरचनाएं क्या होती है? नष्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पूछा कौन सी संरचना का विकृतीकरण नहीं होता, तो बिल्कुल है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना का। तो लिखेंगे प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। क्या लिखा है? प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में विकृतीकरण नहीं होता, क्योंकि प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में चेंज हो जाएगा तो प्रोटीन ही चेंज हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मोनोसेक्राइड जो अपने को दिए गए उनमें से आपको मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड की पहचान करनी है। देखो, पॉलीसेक्राइड की बात करें पहले तो एक तो आपका स्टार्च हो गया, इसके बाद एक सेल्यूलोज। तो मैं इनकी यहाँ लिख देता हूँ। पॉलीसेक्राइड इसमें कौन कौन सा है? एक तो स्टार्च हो जाएगा और दूसरा सेल्यूलोज, स्टार्च और सेल्यूलोज। इसके बाद मोनोसेक्राइड ले लें तो फ्रैक्टोज भी मोनोसेक्राइड होता है, 2-डीऑक्सीराइबोज भी मोनोसेक्राइड होता है, ग्लैक्टोज भी मोनोसेक्राइड होता है। तो मोनोसेक्राइड के रूप में हम यहाँ एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? फ्रैक्टोज, 2-डीऑक्सीराइबोज शर्करा। आप कमेंट्स में ये बताएंगे कि 2-डीऑक्सीराइबोज शर्करा है वो किस में पाई जाती है। काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तीसरा ग्लैक्टोज, जो लैक्टोज के अंदर पाई जाती है। तो ये तीनों कौन से हो गए? मोनोसेक्राइड। अब डाइसेक्राइड की बात कर लें तो लैक्टोज और माल्टोज, सुक्रोज, ये तीनों क्या है? डाइसेक्राइड। तो लिख देता हूँ यहाँ पर लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज, ये तीनों की तीनों क्या है? आपकी डाइसेक्राइड है। तो इस प्रकार क्वेश्चन इजीली पूछ लिए जाते हैं और बहुत सिंपल
तरीके से अगर थोड़ा बहुत भी हम पढ़े तो इनका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, यदि डीएनए के थायमिन युक्त न्यूक्लियोटाइड, क्या लिखा है, डीएनए के थायमिन युक्त न्यूक्लियोटाइड का अपघटन किया जाए तो कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो देखो सीधी बात है कि डीएनए में 3 चीज़ें आपको मिलती है, एक तो नाइट्रोजनी क्षारक, दूसरा शर्करा जो डीऑक्सीराइबोज होती है डीएनए के अंदर, और तीसरा फॉस्फेट या फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फेट समूह। अब देखो थायमिन दिया है तो अर्थात नाइट्रोजनी क्षारक, तो क्या हो जाएगा आपका थायमिन, तो यहाँ लिख दो। दूसरा शर्करा के रूप में हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज, न्यूक्लिक डीऑक्सीराइबोज शर्करा, और तीसरा फॉस्फेट समूह या फॉस्फोरिक अम्ल। अपघटन किया जाए तो कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं, तो नंबर 1 तो लिख दोगे थायमिन नाइट्रोजनी क्षारक। दूसरा शर्करा की बात करें तो याद कर रखना डीएनए में अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था वो आगे 2D ऑक्सी राइबोज शर्करा, और तीसरा फॉस्फेट समूह, तो सीधा आप लिख दो फॉस्फोरिक अम्ल। तो अगर डीएनए के थायमिन युक्त न्यूक्लियोटाइड का जलापघटन किया जाए तो ये आपके उत्पाद प्राप्त होंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का टेस्ट आपको काफ़ी अच्छा गया होगा, और सभी स्टूडेंट कमेंट्स में ये बात ज़रूर बताएं कि आपके इस टेस्ट में कितने नंबर आए हैं। और इसी के साथ जो बूस्टर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमने चालू की थी वो आज कंप्लीट हो गई है, और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। प्री बोर्ड एग्ज़ाम जिनका शेड्यूल मैंने आपको पहले भी बता दिया है। पहला प्री बोर्ड होगा 16 तारीख को, दूसरा प्री बोर्ड होगा 20 तारीख को, और तीसरा प्री बोर्ड होगा 24 तारीख को। तो ये 3 प्री बोर्ड एग्ज़ाम का शेड्यूल है जो मैंने पहले बता दिया था। इनकी तैयारी करके अच्छी तरीके से प्री बोर्ड दे लेना, जिससे आपकी बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और एग्ज़ाम में 2 घंटे 45 मिनट में आप पेपर कैसे करोगे उसकी बहुत अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन, ये जो तैयारी है वो हो जाएगी। इसी के साथ ही हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।